हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बीजेपी सांसद जो कि राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की लाइव डिबेट में बखिया उधेड़ कर रख दी। सुधांशु त्रिवेदी गोलमोल इधर-उधर की बातें कर रहे थे और इमरान मसूद जो कि मोहब्बत की बातें कर रहे थे, वह उनके सवालों का जवाब दे ही नहीं पा रहे थे। इमरान मसूद ने कई सारे तर्कपूर्ण जवाब पूछे, जिसका सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई जवाब नहीं था। यह सब देख गोदी मीडिया की पत्रकार बौखला गई और खंबा नोचने लगी कि उनके होते हुए भी बीजेपी प्रवक्ता को कोई इस तरीके से कैसे रगड़ सकता है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि इमरान मसूद जो कि बहुत ही विख्यात वक्ता माने जाते हैं, उन्होंने तर्कपूर्ण कई सारे सवालों के जवाब दिए, जिसका सुधांशु त्रिवेदी के पास कोई जवाब नहीं था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इमरान मसूद की बातों को ऑब्जर्व करिए कि वह देश में किस तरीके की राजनीति चाहते हैं और बीजेपी देश में किस तरीके की राजनीति करके क्या माहौल बनाना चाहती है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आप ही निष्कर्ष निकालिए कि देश में किस तरीके का माहौल होना चाहिए। क्या मोहब्बत की राजनीति नहीं होनी चाहिए या फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति होनी चाहिए? आप खुद ही इसका फैसला करिए और वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। पैक्ट में लेकिन सर्वे ना हो ऐसा स्पेसिफाइड नहीं है। सर्वे का जब भी ऑर्डर होता है कोर्ट के आदेश से होता है, उसको बाधित करना, पत्थरबाजी संभल में करना कहां तक सही है? नहीं, सवाल तो पूरा होने दीजिए। जैसे उनसे प्रश्न पूछा था, आपसे भी पूछूंगी। और दूसरी तरफ ये सवाल उठता है कि वक्फ कह दे कि संसद वाली जमीन हमारी है, सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हमारी है, तो उनका क्लेम हो जाता है। ये कैसे जस्टिफाइड है? देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस देश में झूठ बोला जा रहा है। उसका कोई कोई मैं उसका तोड़ ही नहीं समझ सकता हूं कि कितने बेहतरीन तरीके से झूठ प्रचार किया जा रहा है कि वक्फ किसी भी ज़मीन को घोषित कर देगा। मैंने कहा था कि हम पार्लियामेंट में नमाज पढ़ लेंगे तो पार्लियामेंट वक्फ थोड़ी हो जाएगा कि पार्लियामेंट में नमाज पढ़ ली पार्लियामेंट वक्फ हो गया, रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ ली रेलवे प्लेटफॉर्म वक्फ हो गया। वक्फ एक फरीजा है मुसलमान के लिए, और वक्फ वो प्रॉपर्टी हो सकती है जिसका मालकाना हक उसके पास हो, वो वक्फ कर सकता है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एक कस्टोडियन है उसकी देखभाल करने के लिए। वक्फ बोर्ड की हैसियत नहीं है कि वक्फ बोर्ड ये कह देगा कि ये वक्फ है। ये ऐसा झूठ फैलाया जा रहा है कि वो अदालत नहीं जा सकते। अरे भाई 12,500 मुकदमे वक्फ की अदालतों में चल रहे हैं, आप कह रहे हैं अदालत नहीं जा सकते? वक्फ की अदालत, वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। देखिए वक्फ की अदालत में नहीं, अदालत में। आप ट्रिब्यूनल का फैसला अगर आता है तो आप जाइए हाई कोर्ट में। अंदर ये कैसे मुमकिन होगा कि वक्फ बोर्ड को इतनी है, वो इतने कहीं है, कह दिया कि साहब ये वक्फ है, और उसके बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई अदालत के अंदर नहीं जाएगा। कितना झूठ आप बोलोगे, ये समझ से बाहर है। इतना मत बोलिए, लोगों को समझ में आता है, ऐसा नहीं है। और मेरी दूसरी बात, हम कब तक इस मंदिर मस्जिद के झगड़े के अंदर फंसे रहेंगे? हम बुनियादी मुद्दों के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हम बात क्यों नहीं करते कि नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान परेशान है? हम बात क्यों नहीं करते कि किसान को डीएपी के साथ नैनो यूरिया खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है? डीएपी किसान को मिल नहीं रही है, लाइन लगी पड़ी है। हम क्यों बात नहीं करते कि सरकारी भर्तियां आप खत्म कर करके आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हो? हम बात इस पे नहीं करते, हम बात चर्चाएं कर रहे हैं मंदिर पे, मस्जिद पे, हिंदू पे, मुसलमान पे। आप मुझे बताइए, इस हिंदुस्तान से 25 करोड़ मुसलमानों को आप साइड लाइन लगा के कहां भेजना चाहते हैं? कोई तरीका बता दीजिए हमें जाने का, तो हम उसके लिए तैयार हो जाए। आप इस नफरत को क्यों फैला रहे हैं? इस नफरत को क्यों भड़का रहे हैं? नफरत से देश नहीं चल सकता, देश तो मोहब्बत से ही चलेगा। क्या बात है? अरे इमरान जी की आपके नेता आपने आरोप लगाया मेरा। अभी ले लीजिए पिछले हफ्ते का, मैंने अपने क्षेत्र के लिए अंदर सबसे पहले एम्स के लिए लगाया। मैंने अपने क्षेत्र के अंदर मेरे मेडिकल कॉलेज के अंदर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट सरकार बना कर दे, इसके लिए लगाया। आप कैसी बात, हम पे ये आरोप मत लगाइए। हम तो बात कर रहे हैं, हम तो बात सीधे सीधी टॉकिंग अबाउट स्थगन प्रस्ताव कांग्रेस 267 जो पार्टी दे। मैंने सर लगाया। और संभल का जहां तक सवाल है, संभल में 5 लोगों को मारा गया। हमारी जान की कोई कीमत नहीं, कोई किसी भी तरह मार देगा, हमारी जान की कोई कीमत नहीं। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं सर कि आप सीनियर हैं, आप सारी बातें जो आपने गाजी और इसकी सारी डेफिनेशन दी, खुदा के लिए झूठ मत बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है कि गाजी की उपाधि उसे दी जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम के अंदर अगर पूरी तरह से नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए, इस्लाम के अंदर हरा पेड़ काटना भी मना है। आप इंसान के मारने की बात कर रहे हैं।
इंसान की जान तकलीफ क्यों किसी की जाती कीमत है? पे, किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी। इंसान की जान किसी कीमत पर नहीं ली जाएगी कि बेगुनाह लोगों को मार देंगे। ये झूठ फैलाना बंद करिए साहब। और क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अतीत की बातें छोड़कर वर्तमान में जीना सीख लीजिए ना। हम तो कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं, भाई हम छोटे हैं, आप बड़े हो। आप बड़े बन करके हमारे सर के ऊपर शफकत का अपना हाथ तो रख करके देखो कि हम मोहब्बत के साथ आपके साथ कैसे रहेंगे। हम तो आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि देश के अंदर नफरत की बजाय मोहब्बत का माहौल पैदा कीजिए। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आप इन तमाम चीजों पे जिनके ऊपर आप इतना हंगामा बर्पा किए हुए देश के अंदर, इन बातों को छोड़ करके हम लोग आपस में मिल करके मोहब्बत के साथ चलने का काम करें। जो हमारा देश का, हमारी साझा संस्कृति सदियों से रहते हुए हैं, उस संस्कृति को हम लोग जिंदा करने का काम नाइस। इनका मोहब्बत कबूल कीजिए। देखिए, झूठ शब्द का प्रयोग ऐसे झूठ तरीके से नहीं करना चाहिए। मैंने सोर्स कोट किया है, फतेहनामा चित्तौड़ 1576। अकबर ने कहा है 30,000 लोगों के सर पे खड़े होकर मैंने गाजी की उपाधि ली है। और सुनिए, मैंने फतवा आलमगीरी को कोट किया है। और सुनिए, बाबर ने 1526 में जीता है इब्राहिम लोदी को, मगर गाजी की उपाधि नहीं ली। 1527 में खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की फौज को कत्ल करने के बाद गाजी को उपाधि ली। इतना झूठ बोल के मत बनिए। मैंने सोर्सेस कोट किए हैं, सिर्फ काफिरों को मारकर ही गाजी की उपाधि ली जाती थी। और गाजी उद्दीन हैदर और फलाने गाजी, ये सारे के सारे उदाहरण हैं। कोई सेंस बात की? इनकी बात, सॉरी, आई एम सॉरी, मैं उनसे भी पूछ रही हूँ, आपसे भी पूछूंगी, प्लीज सर। अब मॉडरेटर ऐसे थोड़ी लड़ाई, नहीं तो आप बैठ के कर लीजिए लड़ाई यहाँ पे। मेरा सवाल आपसे ये है कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट, वहां पर एएसआई कोर्ट के ऑर्डर से सर्वे के लिए जाए और वहां पर पत्थरबाजी हो जाए, क्या आपको नहीं लगता है कि ये गलत है? पहले का सवाल रखिए, जो आपने कहा कि वो आप उनकी बात का जवाब जरूर दीजिएगा। हाँ। लेकिन इसके साथ मेरा प्रश्न ये है आपसे, वहां पर रेलिंग्स लगा दी गई हैं, स्टील की रेलिंग्स। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स में रेलिंग कैसे ऐड की जा सकती है? क्योंकि वहां पर तो मतलब ये गैर कानूनी है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में गैर कानूनी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एएसआई की स्थापना हुई 1872 में। 1904 से एएसआई ने प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट किया और वो मस्जिद है उससे 300 साल पुरानी। वो मस्जिद बनाई गई थी नमाज के लिए। अब एएसआई तय करेगा कि हम उसमें कितने वक्त की नमाज पढ़ें और कहां वजू करें और कहां पानी पिएं और कहां क्या करें। ये काम एएसआई तय करेगा। ये तो सबसे पहला जवाब तो मेरा आपके जो आपने कहा उसके लिए। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है। एएसआई को उसका प्रोटेक्टर बनाया गया कि वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई की प्रॉपर्टी नहीं है, एएसआई को प्रोटेक्टर बनाया गया, वो प्रोटेक्ट करेंगे। एएसआई ने मालिकाना हक बताना शुरू कर दिया कि हम मालिक है। आपने कहा एएसआई के लिए कि साहब एएसआई का मूवमेंट था और वहां रेलिंग लगा दी। हो सकता है जब रेलिंग लग रही थी तब एएसआई कहां से हो रही थी। दूसरी बात, संभल मस्जिद के अंदर विवाद हुआ। उन पहले ही दिन सर्वे एप्लीकेशन जाती है, उसी दिन सर्वे का आदेश होता है, उसी दिन सर्वे टीम पहुंच जाती है। कुछ नहीं होता है वहां पर, सर्वे होकर चला जाता है। जब देखा कि कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद फिर दोबारा टीम जाती है। टीम के साथ इतने लोग कहां से आ गए जो मस्जिद में नारेबाजी शुरू हो गई। आपके वकील जो वहां पे गए थे उन्होंने, मैंने लाइव टीवी पर बोलते हुए देखा कि वो जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें भीड़ के साथ वो आ रहे हैं, वो आते हुए वीडियो है। तो भैया जाते हुए और आते हुए का बात नहीं, वो भीड़ कहां से आ गई। आप हाल क्या हो गया हमारा देश में। मैं इसीलिए हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुसलमान का हाल ये हो गया, घर में रहे तो दंगाई मार दे और बाहर निकले तो पुलिस मार दे। हम करें क्या? आप बता दीजिए क्या करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारी स्थिति क्या करना चाहते हैं आप 25 करोड़ लोगों को इस देश के अंदर अलग थलग कैसे कर सकते हो? दुनिया की दूसरे नंबर की आबादी मुसलमान की हिंदुस्तान में रहती है और बहैसियत मुसलमान यहां खड़े होकर कह रहा हूं, गर्व के साथ कह रहा हूं कि मैं मुसलमान हूं और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा सुरक्षित हिंदुस्तान में हूं और सबसे ज्यादा सुखी हिंदुस्तान में हूं। मैं मुसलमान होकर कह रहा हूं। लेकिन आपसे विनती कर रहा हूं, मोहब्बत की बात कर लीजिए, नफरत छोड़ दीजिए, अतीत की बातें छोड़िए, वर्तमान में आइए, वर्तमान की बातें करिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। मोहब्बत की बात करिए वो कह रहे हैं। और अभी भी संभल में चट ऑर्डर, चट आदेश, कह रहे पूरी पुलिस की लाइन पहले से खड़ी थी कि सर्वे के लिए आइए, पधारिए। देखिए, बोलते बोलते कैसे आधा सच जबान पे आता है और कैसे दिल की आरजू जबान पे आती है। पहले इन्होंने कहा वो तो सिर्फ एएसआई ने प्रोटेक्ट किया था, यानी आधा सच तो मान लिया। फिर आगे क्या बोला, कौन होता है एएसआई तय करने वाला?
अगर हमारी मस्जिद थी, ये दिल की आरजू जुबान पे आ ही गई। करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, कान खोल के सुनिए। ये सेकुलरिज्म के सूरमा आपको ये समझाना चाहते हैं, जो एक तरफ कहा जाता है कौन होता और कहते 300 साल पहले वहां मस्जिद थी। तो भाई आप अपनी चॉइस से टाइम सर्किल में पीछे नहीं जाएंगे, फिर तो 3000 साल पहले क्या था ये भी देखा जाएगा। तो रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, जांच से क्या प्रॉब्लम है? नहीं मैं खुदाई एक का मिनट आदेश एक मिनट किसी सबसे कोर्ट ने पहले नहीं दिया है। भैया ने मेरे बात कही, सीनियर हमारे साथी हैं, राज्यसभा मेंबर हैं। मुझे कृपया करके आप ये भी बता दीजिए, आपने सारी जो मुस्लिम बच्चों को फेलोशिप मिलती थी, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, क्यों बंद कर दी? उनके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से उनको पैसा मिलना था, आपने क्यों बंद कर दिया? आप अगर इनको अपने साथ लगाना चाहते तो जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट एलोकेशन होता था, उसमें पिछले 10 साल के अंदर लगातार आपने कटौती करके उसे ऑलमोस्ट खात्मे के कागार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। आपने उर्दू जबान के तमाम शायरों के नाम लिए, आपने उर्दू जबान को खत्म करने के लिए उर्दू अकेडमी का तमाम तर बजट खत्म कर दिया। आप एक तरफ बात कहते हो कि ये लोग फनकार थे, ये लोग सब उर्दू में लिखते थे, आपने उर्दू को भी हिंदू और मुसलमान बना दिया। उर्दू खूबसूरत जबान है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, उर्दू हिंदी की छोटी बहन है, उर्दू कोई विदेशी जबान नहीं, वो तो हमारी सरजमी की जबान थी। आपने तो उसे भी मुसलमान बना दिया। हम इस हिंदू मुसलमान की नफरत को मिटा करके हमारा साझा संस्कृति, साझा विरासत जो थी, हम उसे जिंदा रखना चाहते हैं। हम आप हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि देश के अंदर नफरत बोना बंद कीजिए, देश के अंदर नफरत मत बोइए। देश के अंदर आप बुनियादी मुद्दों पे, आप सरकार के अंदर है, आपके सरकार में रहते हुए कैसे खतरे के अंदर आ जाएगा धर्म, वही समझ में नहीं आता। आप सरकार के अंदर बैठे हुए, सरकार के अंदर रहते हुए, आप सरकार के बड़े भाई की भूमिका में रहते हुए हमें छोटे भाई की तरह से प्यार तो दें, दुलार तो दें। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बार बार आपको मोहब्बत पे ले जा रहे हैं, आप कोई कमिटमेंट कर नहीं रहे हैं। बड़े भाई छोटे भाई कहा तो मैं कहूंगा सारे दर्शकों चेक करिए, 28 अगस्त 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में यही मुद्दा आया और सरदार पटेल ने क्या बोला। ये मोहम्मद इस्माइल मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, और ये वही मुस्लिम लीग थी जो जिन्ना ने बनाई थी, जिसका नाम बदल के मार्च 48 में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कर दिया गया। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अब सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी, हमारी दोस्त नहीं थी। मुस्लिम लीग अब सुनिए ना, अब आप सुनिए साहब, मुस्लिम लीग आपकी दोस्त थी। मुस्लिम लीग ने पहले बंटवारे का रास्ता मुस्लिम लीग ने इख्तियार किया। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के अंदर थे। मुस्लिम लीग के साथ सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री बनकर के सरकार आप चला रहे थे। मुस्लिम लीग आपकी सहयोगी थी। आप इतिहास, AK फजलुल हक की सरकार थी, आप इतिहास नहीं मिटा सकते। ये इतिहास के अंदर है कि आप दोनों मिलकर हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग देश के बंटवारे की बात कर रहे थे। उसको सांस तो लेने दे। फ्रंटियर के अंदर मुस्लिम लीग आपके भरोसे सरकार चला रही थी। आप सिंध के अंदर आप सरकार चला रहे थे मुस्लिम लीग के भरोसे। बंगाल के अंदर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो आप एक बात, ये ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, और जब बंटवारा हुआ वही सरदार पटेल थे जिन्होंने सबसे पहले बैन लगाया था। वही सरदार पटेल थे, उन्होंने ही बैन लगाया था। सबसे पहले उन्होंने ही बैन लगाया था कि आप संविधान के मुखालफत के अंदर हैं, आप संविधान के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के ऊपर बैन किसने लगाया था? आप लोगों के ऊपर ये तमाम चीजें। आप में क्या है कि आपके पास एक काम बहुत अच्छा आता है, एक कला आप बहुत बेहतरीन जानते हैं जो हम नहीं जानते। आप झूठ बोलना इतना बेहतरीन जानते हैं कि वो सच धुंधला नजर आने लगता है आपके झूठ के सामने। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये झूठ मत बोलना चाहिए। मैंने डेट कोट की है, वाहियात बातें मत करिए। मैं झूठ बोलता हूं। 28 अगस्त 47 और अभी खोलो 270 नंबर पेज पे दिखाई पड़ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट में। नहीं बोल रहा हूं, झूठ। अब मैं बताता हूं इनका। मुस्लिम लीग की सरकार के अंदर मुस्लिम लीग की सरकार में मंत्री थे, वो भी झूठ है, वो भी झूठ है। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने फजलुल हक की पार्टी प्रजा कृषक पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई। फजलुल हक ने 1946 में मुस्लिम लीग ज्वाइन कर ली, उसको ये लोग झूठ बोलते हैं। आई चैलेंज 1941 में प्रजा कृषक पार्टी के मुख्यमंत्री थे, वो फजलुल हक ने बाद में मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। क्यों ज्वाइन की? अब सुनिए, फजलुल हक फिर भी उदारवादी मुस्लिम था, मगर कांग्रेसियों को जब लगा कि सिर्फ जिन्ना ही जिन्ना की जय जयकार करते चले जा रहे हैं, सही बात चले गए। इसीलिए मैं बंटवारे के खिलाफ थे, बंटवारे के खिलाफ थे। नहीं, और मैं दूसरी बात कहता हूं, हम बंटवारे के खिलाफ थे, आप बंटवारे के साथ थे। हम बंटवारे के खिलाफ थे। कांग्रेस किसी सूरत में बंटवारा नहीं चाहती थी, बंटवारे के खिलाफ थे।
ए भाई 26 अप्रैल 1946 के वो बंटवारे का प्रस्ताव अपनी कार्य समिति में पास करने वाली कांग्रेस बंटवारे के खिलाफ थी। गजब का झूठ लोगों ने सर आप। अरे बात अरे भैया ऐसा मत बोलो, अरे ऐसा मत बोलो। मुस्लिम लीग और आप मिलकर के दोनों खेल खेल रहे थे सर 4 जून। अरे मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के खेल आप खेल रहे थे, हम पे सवाल कर रहे हो भैया। अरे भाई मुस्लिम लीग किसके साथ थी? जिन्ना किस पार्टी का था पहले? जिन्ना किसके साथ थी? कांग्रेस का था ना। कांग्रेस का था। मुस्लिम लीग जब जिन्ना ने हाँ सुनिए शुरू करी है, अब सुनिए एक और 1940 के अंदर पहला अधिवेशन के अंदर जिन्ना ने जो प्रस्ताव पास किया उससे पहले शांत फैक्ट सर 2 सितंबर 46 को जब मैं इस बहस के अंदर चूंकि मुझे पार्लियामेंट जाना, मैंने उन्होंने मुस्लिम लीग को इनवाइट किया कि हमारी सरकार में आके ज्वाइन करिए। नहीं, आप नेहरू ने इंटरिम सरकार में मुस्लिम लीग को इनवाइट झूठ को इससे ज्यादा सुनने की मेरे में हिम्मत नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे पार्लियामेंट। चलिए इसी के साथ मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को